नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजनाएं एग्जाम में पूछी जा रही हैं और हर शिफ्ट में लगभग में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विकली हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बाद क्या हुआ, क्यों ये बंद हो गई। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये जारी कौन करता है। तो पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों, इसके लिए योजना आयोग का पहले गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? आजादी के बाद 1951 में इसकी स्थापना करी जाती है, आजादी के बाद। और इसको एक टास्क दिया जाता है कि आप 5-5 वर्षों के लिए एक ऐसी योजना बनाओ जिसके आधार पर, जिसको टारगेट करके देश को आगे बढ़ाया जाए। तो यही काम होता था योजना आयोग का। तो 5-5 साल के लिए इनका काम होता था टारगेट सेट करना, और पूरी की पूरी सरकार जो है उसी 5 वर्ष पर लेकर के, उसी टारगेट को लेकर के अचीव करने पर लगेगी, काम करेगी। तो ये काम था योजना आयोग का। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री को दिया गया वो पद, यानी कि प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए, जब भी पूछा जाए, देखिए अब यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। जब भी यहाँ पंचवर्षीय योजना रहे, जो भी सी पंचवर्षीय योजना रहे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी रहे, यहाँ पर मैं डेट वाइज आपको बताऊंगा, मतलब ईयर वाइज बताऊंगा। अब अगर आपसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पहली पंचवर्षीय के दौरान योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आपको प्रधानमंत्री का नाम बता देना उस टाइम के, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी ग्रुप डी में पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम पर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। कॉमन सेंस वाली बात थी, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देते। ओके, अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक चली। अब देखो 1951 में जब योजना आयोग का गठन हुआ तो अगले 5 वर्षों के लिए टास्क इसको दिया गया। अब टास्क क्या दिया गया? उस टाइम पर भी देखो दोस्तों, खेती ही बहुत बड़ा मॉडल था। आज के टाइम पर भी देखिए, खेती बहुत सारे लोग भले ही ना करना चाहें, लेकिन अभी भी भारत जो है ना, मोस्टली डिपेंडेंट है खेती पर ही। कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा योगदान देता है हमारी जीडीपी में। भारत बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है और वो भारतीय किसानों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो तब भी कृषि पर ही निर्भर था, तब तो और ज्यादा निर्भर था। तो उस टाइम पर फोकस ये किया गया कि कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो पहली वाली योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी और कृषि पर फोकस्ड थी। ये ही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी या फिर किस पर बेस्ड थी। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि किस पर निर्धारित आधारित थी, यानी किस पर बेस्ड थी, उसका उद्देश्य क्या था उस योजना का। तो आप बताएंगे पहला वाला जो था वो कृषि पर बेस्ड था, कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में भारत का विभाजन और तत्काल स्थिति का ध्यान देने की जरूरत, यही जो है इस पर था। तो हेराल्ड मॉडल पर था और ये भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको देखते चलना है। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। 1951 से 1956 तक तो ये चला, फिर 56 से 61 तक दूसरा चला, दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। अब दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया कि चलो अब उद्योगों को विकास किया जाए, औद्योगिक जो है, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाए। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये बड़ा पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना चली और ये पीसी महालनोबिस द्वारा मॉडल पर बेस्ड थी, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है, इनके मॉडल पर ये आधारित थी, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल, क्लियर, 2 चीजें आपको पता लग गई। और ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए था। उसी टाइम पर बहुत सारे चीजों की स्थापना करी गई, आप देख पाओगे BHEL की भी स्थापना करी गई थी, बहुत सारे उद्योगों की स्थापना उस टाइम पर करी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 के बीच में चली। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ना बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए इंडिया को। 1961 में ये शुरू हुई और 62 में ही चाइना ने अटैक कर दिया, ये चीन ले लिया, ठीक है। और 1963 में भयंकर सूखा पड़ गया कई राज्यों में और बहुत ज्यादा भुखमरी तक की स्थिति आ गई थी कई राज्यों में। ये 2 क्राइसिस, अब इन 2 क्राइसिस से जूझ ही रहा था भारत की। 1966 में फिर एक युद्ध हो गया पाकिस्तान से। तो 1961 से 1966 का टाइम जो था ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाला मोमेंट रहा इंडिया के लिए। तो ये सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा असफल योजना या कहीं सबसे ज्यादा कम ग्रोथ वाली योजना कौन सी थी, तो आप बताएंगे तीसरी वाली। कारण मैंने आपको बता दिया, 3 क्राइसिस बड़ी बड़ी झेलनी पड़ी। एक तो सूखा पड़ गया था, दूसरा चाइना अटैक कर दिया था, तीसरा पाकिस्तान से युद्ध। ओके, तो अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा चरमरा गई थी भारत की।
और ये भी जो है कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार का जोर इसमें भी दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के लिए चली। ठीक है, 1969 से 1974। अब आप सोचोगे अरे सर ये आप 1966 पर बताए तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, समाप्त हुई, और चौथी वाला 1969 से शुरू कर दिए, बीच में कहाँ गया? बिल्कुल आपका पूछना जायज है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये 5-5 वर्षों का टारगेट करती थी, चली जाती थी। लेकिन जब 1966 का पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसके बाद ना सरकार जो है ना थोड़ा सा सोची, थोड़ा सा बदलाव किया जाए। पहले हम लोग लंबा टारगेट लेकर के ना चले, एक एक साल का टारगेट लेकर के चले, तो वहां पर वार्षिक योजनाएं चलाई गई बीच में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट शायद आपको ना पता रहा हो। वार्षिक योजनाएं चलाई गई बीच में, तो 1966 के बाद से 67, 68, 69 जो है वार्षिक योजनाएं चली, उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई। क्लियर है? तो अब इसलिए ये चौथी वाली जो है योजना, पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से शुरू हुई। अब यहीं पर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी मतलब की सरकार तो 1966 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण कर लिया था, लेकिन इन्होंने फिर 14 प्रमुख राष्ट्रीयकृत किया भारतीय बैंकों को, और इसी टाइम पर हरित क्रांति भी हुई। तो हरित क्रांति से तो कृषि सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बूस्ट हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग व्यवस्था सुधरी। ठीक है, और इन्होंने नारा भी दिया गरीबी हटाओ का 1971 के चुनाव के समय। तो यानी कि ये गरीबी हटाओ पर भी फोकस थे, कृषि पर भी और बैंकों के राष्ट्रीयकरण, इन सब चीजों की वजह से ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, मतलब इंडिया जो इतना क्राइसिस के बाद से आया था बाहर, तो उससे धीरे धीरे भारत ऊपर चढ़ने की ओर बढ़ने लगा। ये योजना जो थी ये रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर थी, एएस मान्य मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे पूछा जाए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तब आप बताएंगे चौथी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति कब आया, तब आप बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आई ये इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की अवधि के लिए बनाया गया था। अब 1974 से 1979 के लिए बनाया तो गया था, लेकिन 1978 में हो गई गड़बड़। यहां पर सरकार गिर गई, क्योंकि 1975 में आपको पता होगा इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी इंपोज होने के बाद जनता भी त्रस्त हो गई, विरोधी भी जो विपक्षी पार्टी भी थे वो भी एकदम चढ़ लिए, और फिर क्या हुआ कि सरकार गिर गई, बहुत बुरी तरीके से हारी। फिर 1978 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आई। जनता की पार्टी की सरकार ने रोलिंग एक्ट लाया, रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान जो था वो लाया, तो पंचवर्षीय योजना रोकना पड़ा कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी हालांकि रोजगार, गरीबी उन्मूलन, न्याय पर रखी, ये सभी मतलब इन सब चीजों पर भी फोकस था। देखो ना, दो चीजें हैं भारत में जो शुरुआत से ही, भारतीय राजनीति में शुरुआत से इस पर जब भी चुनाव आता है हर नेता कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो दो चीजों पर आज तक सुधार नहीं हुआ। पहली चीज क्या है? गरीबी। जो भी नेता आएगा वो कहेगा हम गरीबी हटवा देंगे। दूसरी चीज क्या है? भ्रष्टाचार। सभी कहते हैं हमसे बड़ा सीधा आदमी कोई है नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ना इस मामले में सभी टॉप पर ही रहते हैं। तो दो चीजों के लिए बहुत पहले से ही सब अनाउंसमेंट करते आए हैं, और सब लोग बस वही कहते हैं कि बस चुनाव से पहले पहले बस हम हटाएंगे, ये करेंगे, गरीबी हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। इसके बाद रोलिंग एक्ट आया था, रोलिंग प्लान आया था। छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से शुरू हुई, क्योंकि बीच में रोलिंग प्लान था। 1980 से 85 तक चली। 1985 से 1980 से 85 के बीच में दोस्तों नेहरीवादी योजना का अंत हुआ, और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार करी गई थी। एक बार जनता पार्टी के द्वारा 1978 से 1983 के लिए, जो कि अनवरत योजना, जो मैंने आपको बताया रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं, रोलिंग प्लान जो था ये था। लेकिन फिर जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और फिर इंदिरा गांधी ने 1980 से 1985 के बीच में दूसरा लाया। छठी पंचवर्षीय योजना छठी योजनाएं भी कहा जाता है। अब 1984 में आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और उसी के बाद इंदिरा गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1988 से 90 की अवधि के लिए बनाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिन्हित की गई, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई।
आगे चल करके राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। योजना उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन में तनाव, इन सब पर बेस्ड थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने पर बेस्ड थी और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे सक्सेसफुल योजना रही, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इसने भारत को ग्रोथ दिलाई। अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करके के क्षेत्र के विकास में स्थापना के इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ना बहुत सारी चीजें हुई। 1992 से 1997 के लिए ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसी टाइम पर राम मंदिर वाला विवाद हो गया और राम मंदिर विवाद के बाद देश में जगह जगह पर दोस्तों होने लगे दंगे फसाद। उस टाइम पर जब दंगे वगैरह होने की वजह से भी बहुत सारा इकोनॉमी को नुकसान तो हुआ ही, सरकार का भी बहुत सारा धन उसमें लग गया। लेकिन और उस टाइम पर एक सिचुएशन तो ऐसी भी आ गई थी कि भारत के पास जो स्टोरेज होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। जो फॉरेक्स रिजर्व था कुछ दिनों के लिए ही बचा था और उनके टाइम पर वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये इकलौते ऐसे वित्त मंत्री रहे जो आगे चल करके प्रधानमंत्री भी बने। तो ये क्या किए कि इन्होंने एलपीजी नाम का एक मॉडल सुझाया अपने प्रधानमंत्री को। देखो ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन थे 1992 के दौरान या एलपीजी लाने के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, तो बहुत लोग मनमोहन सिंह को लगा के आते हैं, नहीं गलत है। उस टाइम पर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, ये तो वित्त मंत्री थी, ये तो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने, ये तो 2004 में जाकर के प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए एलपीजी सुझाव दिया। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इस मॉडल के बाद से ना बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी चेंज होने लगी। देखो हुआ क्या था, बात ये थी कि भारत एलपीजी टाइप का मॉडल लाने से अभी तक डर रही थी। कारण ये है कि भारत में अंग्रेज जो हैं वो 300 सालों तक राज किए थे और यही कह करके आए थे कि हम व्यापार करेंगे भाई आपसे, और व्यापार करके यहाँ पर कब्जा कर लिए थे। ग्लोबलाइजेशन कुछ ऐसा ही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण, मतलब कि हम अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे, खुली इकोनॉमी कर देंगे। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम भी अपने सामान विदेशों में बेच सकते हैं, विदेशों से भी अपने सामान अपने देश में खरीद सकते हैं। तो ये खुली इकोनॉमी जो हो गई 1992 के बाद, तो इसके बाद से इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला। और दूसरी चीज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बोलो तो कि प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देना, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ना। उससे होता क्या है, जैसे आप अभी देखो अडानी है, अंबानी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अडानी अंबानी को देख लो, जियो लाए, जियो लाने के बाद टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया को कितनी ज्यादा बूस्टअप मिला, कितनी ज्यादा मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई। अगर आप देखो टेक्निकली सोचो कि कितने ज्यादा लोग स्टार्टअप स्टार्ट किए दुनिया भर में, वो उससे ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो जॉब्स हैं ये सब क्रिएट हुई। इसके अलावा साथ ही साथ लोगों के अंदर एजुकेशन भी थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, एजुकेशनल नॉलेज और इसके बाद साइबर नॉलेज, ये सब के बारे में मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे ही अडानी ग्रुप है। तो प्राइवेटाइजेशन से भी फायदा मिला और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से भी फायदा मिला। तो ये चीजें ला करके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दिया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये घटना हुई थी, याद रखना। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों पृष्ठभूमि जो है, इसी के टाइम भारत को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की पृष्ठभूमि तैयार करी गई थी। स्वर्ण जयंती मतलब गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली कब होता है? जब भी कोई चीज के 50 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा ये नियम है। देखो गोल्डन जुबली है 50 वर्ष, सिल्वर जुबली हो अगर 25 वर्ष पूरे होते हैं तो सिल्वर जुबली। आप देखो 1997 और 1947 50 वर्ष हुए तो ये हुआ गोल्डन जुबली था। तो स्वर्ण जयंती भारत मना रहा था उस टाइम पर, और उसको देख करके ये पृष्ठभूमि तैयार करी गई थी। अभी का टाइम अगर देखो तो 75वीं वर्षगांठ भारत ने मनाया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आप सबने देखा। और इसको लेकर के आगे अब अमृत काल कहा गया है अगला 25 वर्ष जो है भारत के लिए, और टारगेट रखा गया है कि 100वां वर्ष जब कंप्लीट होना तब मतलब भारत विकसित देश बन जाए। फिलहाल वो तो बात की बात है। फिलहाल आ जाते हैं 1997 पर। उस टाइम पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू हो चुकी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि रोजगार पर फोकस करना, रोजगार पर फोकस करना। अच्छा, इसी की टाइम पर 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था। तो जो बीच बीच में युद्ध भी हुए ना, उसको भी आप ध्यान रखते जाएंगे। ठीक है, बड़े मुद्दे जो होते हैं वो भी आप पंचवर्षीय योजना से कनेक्ट करके अगर याद रखेंगे ना तो थोड़ा सा याद रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूछा जाएगा कि मतलब हाँ हो सकता है शायद पूछ भी लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में ये युद्ध हुआ था, लेकिन अगर आप
नहीं पूछा जाएगा फिर भी आप इस हिसाब से कनेक्ट करके याद करोगे ना कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी ना उस टाइम पर 99 में युद्ध हुआ था कारगिल का, ठीक है, 9वीं 99 याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहा हूं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 की अवधि के लिए बनाया गया था। 2004 में सरकार चेंज हुई क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए ये मनमोहन सिंह जी। 2004 तक तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो मनमोहन सिंह जी जो है सरकार में आए, सत्ता में आए। 2002 से 2007 तक ये पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5% अंकों से गरीबी अनुपात में कमी देखने को मिली 2007 में। कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, यानी रोजगार पर बेस्ड थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक चली। इस टाइम भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक इसका समय अवधि रखा गया था। अच्छा, वित्तीय वर्ष होता है जो ये 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर तक चलता है, जो आप कैलेंडर में देखते हो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर से ही योजना शुरू होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फिलहाल कुछ और जानकारी दी गई है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, लास्ट वाला भी पूछा जाता है कभी कभी, 2012 से 2017 तक के लिए थे, लेकिन ये 2015 में ही रोक दिया गया। कारण क्या है? 2015 से योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह पर क्या किया गया? इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। यानी 2012 से 2017 के बीच जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वो आधी ही चली, 15 तक खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो है इसकी मुख्यालय स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर इसके भी अध्यक्ष होंगे, जैसे मैंने आपको बताया योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्योंकि 2014 से ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यही पहले भी थे और यही वर्तमान में भी है। उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में है सुमन के बेरी, अभी ये तीसरे नियुक्त किए गए हैं। याद रखना है पहले कौन है, ये भी पूछा जाता है। पहले आप बताएंगे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे कौन थे? दूसरे आप बताएंगे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार थे दूसरे, और तीसरे ये थे। सीईओ भी पूछा जाता है। सीईओ इस टाइम पर है परमेश्वरन नय्यर, ये भी तीसरे हैं। अगर पहला पूछा जाए तो पहले बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर। कौन? सिंधु श्री खुल्लर थे पहले नीति आयोग के सीईओ। और अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा क्या बताओगे भैया? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, ठीक है ना, ये दूसरे थे सीईओ और अब तीसरे परमेश्वरन नैयर है। तो ये तो थी दोस्तों वीडियो पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ग्रुप डी में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त ई बुक है, कई बच्चों ने इससे लाभ उठाया है, आप भी इससे लाभ उठाइए। इसका 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ क्विकली रिवीजन और स्कोर बूस्टर है ये। लास्ट टाइम पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको ये ई बुक जरूर देखना चाहिए। 2500 प्लस करंट अफेयर के वन लाइनर हैं, जनवरी से अगस्त 2022 तक का सारा कुछ कवरेज है इसमें। 1000 प्लस क्वेश्चन में एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, जिससे आपका जीएस मजबूत होगा, आइडिया लगेगा किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान के 250 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर के 250 महत्वपूर्ण, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी और पॉलिटी सब है। इसको लेने के लिए आप MGT ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा टाइटल में ही, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको वो बता दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को इंट तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।